हेलो दोस्तों, मैं कैलाश यादव आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज अपन 12th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। 12th क्लास की मैथमेटिक्स तो आपको पहले बता देता हूं, 12th क्लास 11th से भी रिलेटेड चलेगी। तो आपको 11th का भी टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे और वो बिल्कुल बेसिक से लेंगे। देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। तो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 1। ये आपने पहली बार तो नहीं सुना होगा, ये नाम आपने पहले भी सुन चुके हो ये नाम। और पहले कब सुने थे? 11th क्लास का ये चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा? चैप्टर नंबर 2 11th का। और चैप्टर नंबर 1 को भी कवर करेगा ये। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 को कवर करेगा और ये 12th का चैप्टर नंबर 1 बनेगा। 11th का चैप्टर नंबर 1 था सेट्स, समुच्चय, और दूसरा था रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, ये दोनों चैप्टर मिलकर 12th क्लास के चैप्टर नंबर 1 को कवर करते हैं। तो बेसिक सी चीजें हैं कि 11th का भी अपने काम आएगा और 12th का भी। इससे थोड़ी हाई लेवल, 11th से थोड़ी हाई लेवल चलेगी 12th में। पहले क्लियर कर चलता हूं मैं ये बात आपको। तो अपन पहले सबसे पहले इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे और फिर 11th के टॉपिक क्या क्या काम आएंगे, ये भी बात अपने इसमें करेंगे। कौन कौन से टॉपिक है 11th के जो काम आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं 12th क्लास का टॉपिक नंबर 1 है, ये अपन पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। संबंध के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन। टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे अपन, इसमें फलनों के प्रकार। टाइप ऑफ फंक्शन। और टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे, इसमें फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीयता। फलन, इंग्लिश में बोले तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। पोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। ये 3 टॉपिक था। और 4था टॉपिक, एक टॉपिक और पढ़ेंगे इसमें, वो द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया, इंग्लिश में बोले तो बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन ये अपन पढ़ेंगे 12th क्लास का पहले चैप्टर में। 4 टॉपिक पढ़ेंगे। ये 1.1 को कवर करेगा, ये 1.2 को कवर करेगा, ये 1.3 को कवर करेगा और ये 1.4 को कवर करेगा। इसके बाद में अपने 11th में भी पढ़ते हैं विविध प्रश्नावली, और वो यहाँ पर भी पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। इनके बाद में विविध प्रश्नावली, इसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन और आएंगे और इन सभी से मिलकर आएंगे। इससे भी आएगा क्वेश्चन, इससे भी और इसको भी कवर करेगा। यानी कि कहने का मतलब इन सभी का रिवीजन हो जाएगा। इसमें चारों के चारों प्रश्नावलियों का रिवीजन हो जाएगा विविध प्रश्नावली में। अब इसके साथ में मैं एक बात और बता देता हूं, जो अपन 11th के जो टॉपिक काम आएंगे वो और बता देता हूं यहाँ पर। 11th का पहला टॉपिक समुच्चय, सेट्स। ये एक बार थोड़ा हल्का फुल्का रिवाइज करेंगे। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अपन
कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स। और तीसरा टॉपिक संबंध पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि यहां तो संबंधों के प्रकार से स्टार्ट होगा, तो रिलेशन पढ़ेंगे। और चौथा फंक्शन पढ़ेंगे, यानी कि फलन पढ़ेंगे। अब ये चीजें एक बार हल्की फुल्की अपन देख लेते हैं, क्या क्या कैसे कैसे चलेंगी, और उसके बाद में अपन अपने टॉपिक पर चलेंगे, क्योंकि ये बेस तो यहीं से है। ये चीजें नहीं आएंगी तो अपने को ये भी नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले अपने को ये कवर करते हुए चलना है, समझ गए। तो देखिए अब 11th का पढ़ते हैं। 11th का मैंने क्या बोला था, समुच्चय पढ़ेंगे सबसे पहले। समुच्चय सेट, सेट्स। अब समुच्चय क्या होता है एक बार हल्का फुल्का थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। तो देखिए सेट क्या बोलते हैं। सेट आपने डेफिनेशन पढ़ी थी 11th क्लास में, क्या, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समुच्चय या समूह, समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। समूह बोल दो, चाहे इसको झुंड भी अपन मान लीजिए, अपन नॉर्मल नाम लेते हैं तो इसको झुंड भी बोल सकते हैं। ग्रुप, समूह, झुंड भी क्या हो गया, समूह। यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या बोलते हैं, सुपरिभाषित का मतलब जिसका पक्का पता हो। जो मान लीजिए अपन एक आदमी से राय ले रहे हैं, वो ही दूसरा आदमी राय दे, वो ही तीसरा आदमी राय दे, तो उसको अपन सुपरिभाषित बोलेंगे। जब मैं मान लीजिए कुछ बात अलग बोल रहा हूँ, मैंने बोल दिया कि नहीं ये 4 खिलाड़ी अच्छे हैं, तो मेरे तरीके से तो 4 खिलाड़ी दूसरे होंगे, किसी दूसरे के तरीके से दूसरे होंगे, और किसी दूसरे के तरीके से दूसरे होंगे। अगर मान लीजिए मैंने ये बात बोल दी कि अंग्रेजी वर्णमाला की स्वर, एग्जाम्पल देखते हैं इसके, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अब ये तो फिक्स हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये तो फिक्स है। अब ये चाहे किसी दूसरे से पूछोगे तो भी क्या बोलेगा, ये बोलेगा, किसी तीसरे से पूछोगे तो भी यही बोलेगा। तो ये डेफिनेशन हो गई ना इसकी पक्की, तो इसको क्या बोलेंगे, समुच्चय। ये सुपरिभाषित है, क्या है, सुपरिभाषित है। ऐसे मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए अपन ने एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी ले लिया। आप मान लीजिए कि 10 से छोटी, 10 से छोटी प्राकृत संख्या, सम प्राकृत या विषम प्राकृत, विषम प्राकृत संख्या, विषम बोल दो विषम बोल दो एक ही बात है, विषम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अब 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या क्या क्या है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, ये सारी 10 से छोटी हैं। तो किसी दूसरे से पूछोगे तो भी वो यही बोलेगा, और तीसरे से पूछोगे तो भी यही बोलेगा। अब मान लीजिए ऐसे ही और बोले अपन, और एग्जाम्पल ले इसका। एग्जाम्पल मान लीजिए अपने ले लिया 12th की किताब का ही ले लिया, 12th की गणित की किताब का ही ले लिया। अब इसके बारे में भी आप सीधा बता सकते हो कि आपको दिया जाएगा, वो गणित की किताब भी होगी और वो 12th की होगी, तो वो क्या होगा, सुपरिभाषित हो गई, इसकी एक डेफिनेशन हो गई। तो सारे के सारे क्या हैं, समुच्चय है। अब समुच्चय क्लियर हो गया। अब इससे आगे चलते, समुच्चय को लिखते किस किस तरीके से हैं। तो आपने 11th में पढ़कर आए हो ये सारी चीज़ें, वही रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर भी अपन, और एक बार उसको अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद में यहाँ से आपका बेस मजबूत होगा
किस लिए पढ़ रहे हैं ये चीज़ें? आपका बेस मजबूत होगा। अब देखिए इससे आगे चले तो समुच्चय को किस तरीके से लिखते हैं, समुच्चय को किस तरीके से लिखते हैं? तो समुच्चय को दो टाइप से लिखते हैं। कितने टाइप से लिखते हैं? दो टाइप से। अब दोनों टाइप भी अपन एक बार सीखेंगे क्योंकि ये ही चीजें किस में चलेंगी? संबंध में। इसलिए अपन ये पहले पढ़ रहे हैं। लगभग सेम का सेम ही किस में चलेगा? संबंध में। तो एक तो मान लीजिए आपने पढ़ा था रोस्टर रूप, रोस्टर रूप या इसको क्या बोलते हैं? सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप। इंग्लिश में बोले तो रोस्टर फॉर्म और इसको टेबुलर फॉर्म। और दूसरा क्या पढ़ा था आपने? समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? सेट्स बिल्डर, बिल्डर फॉर्म, सेट्स बिल्डर फॉर्म। ये दो टाइप्स आपने 11th क्लास में पढ़कर चली थी। अब मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या। तो 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या फिक्स है, कौन कौन सी हैं? 1, 3, 5, 7, 9। अब इसको लिखने का तरीका, जो समुच्चय में लिखेंगे तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा? मान लीजिए ए है और ये 1, 3, 5, 7 और 9। तो अपन इस कोष्टक में लिखेंगे समुच्चय को। ये कौन सा कोष्टक है? मंझला कोष्टक। कौन सा कोष्टक है? मंझला कोष्टक। हमेशा समुच्चय को दर्शाएंगे किससे? कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से लिखेंगे समुच्चय को हमेशा। और जो इसके बीच में है वो चीजें क्या है? इसके सदस्य बोल दो या अवयव। और ये किस तरीके से लिखेंगे? ये हमेशा लिखेंगे स्मॉलेस्ट में। मान लीजिए इंग्लिश के आगे, इंग्लिश के लेटर आ गए तो उसको छोटे अक्षर लिखेंगे और इसको बड़े अक्षर से लिखेंगे। अब ये कौन सा रूप हो गया? ये आपने पढ़ा था कौन सा? रोस्टर रूप। रोस्टर रूप समुच्चय हमेशा किस में आएगा? ब्रैकेट में आएगा। किस में आएगा? ब्रैकेट में। और ब्रैकेट भी ये मंझला कोष्टक ही लिखेंगे, समझ गए? अब इसका मान लीजिए समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो समुच्चय निर्माण रूप में अपन इसको एक परिभाषा के रूप में लिखेंगे, इसी को एक परिभाषा के रूप में लिखेंगे। मान लीजिए ये कोई समुच्चय है ए, अब इसमें 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर है। तो अब डेफिनेशन के रूप में इसको किस तरीके से लिख देंगे? मान लीजिए इसमें x अवयव है, क्या? x एलिमेंट्स हैं। तो x सच दैट का मतलब इसको क्या बोलते हैं? दो बिंदु को सच दैट, यानी इसी प्रकार। x क्या है? x है 10 से कम, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या है। अब ये क्या होगी? डेफिनेशन के रूप में। ऐसे ही मान लीजिए कोई किसी भी एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, किसी को भी। जैसे आपने लिया था अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो मान लीजिए मैं यहाँ एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये तो किस टाइप से हो गया? रोस्टर तरीके से। कौन सा? रोस्टर फॉर्म। अब इसी को मान लीजिए अपन समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, यानी सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे? तो ये क्या है? बी। मैंने बोला था हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे इसको। अब इसी के अंदर किससे लिखेंगे? स्मॉल लेटर से। तो मान लीजिए इसमें क्या है? एक्स एलिमेंट है। ये क्या है? एक्स एलिमेंट है। और एक्स एलिमेंट है क्या? यही तो लिखना है। तो क्या लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर।
तो ये चीज़ें समझ में आई क्या? मेरे हिसाब से सभी को आ गई होगी ये बातें। समुच्चय कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के लिख सकते हैं, एक रोस्टर रूप और एक समुच्चय निर्माण रूप। तो रोस्टर रूप में सीधा लिखते हैं, इनके बीच में अवयव के बीच में हमेशा कोमा लगेगा, यानी उनको सेपरेट करके लिखते हैं। और ऐसे ही मान लीजिए अब समुच्चय निर्माण रूप में क्या, एक डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे, जैसे इस तरीके से लिख दिया अपन ने, इस तरीके से लिख दिया, समझ गए? तो ये बातें 11th क्लास की थी, एक बार इनको यहाँ पर समझ लिया अपन ने। अब इससे आगे, अब मान लीजिए इससे आगे थोड़ा सा और चलते हैं, तो और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहीं पर ही। अब समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होता है? क्या समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होता है? समुच्चय का उपसमुच्चय क्या होता है? मान लीजिए ये कोई सेट है ए क्या है? सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 ये मान लीजिए अवयव है। ये कोई सेट है ए और इसमें कितने अवयव हैं? 5। अब इसके ए का उपसमुच्चय क्या क्या होगा? ए का उपसमुच्चय क्या क्या होगा? तो मान लीजिए ये कोई बी है, अब बी में कोई 1 2 3 ये एलिमेंट हो गए, ये भी क्या होगा? समुच्चय ए का उपसमुच्चय। उपसमुच्चय और समुच्चय का मतलब एक चीज इस तरीके से समझ लीजिए आप, ऐसे समझ में नहीं आए तो, एक तो गांव का होता है सरपंच और एक गांव का क्या होता है? उप सरपंच। तो गांव के सरपंच के पास में तो यानी सारी पावर होती है, सभी पावर्स होती है गांव के सरपंच के पास में तो, और गांव का जो उप सरपंच है उसके पास में कुछ गिनी चुनी पावर होती है, यानी पावर्स तो होती हैं उसके पास में, लेकिन सरपंच की जितनी नहीं होती। सरपंच गांव का हर फैसला ले सकता, उप सरपंच नहीं ले सकता। तो इसका मतलब यानी यही है कि अब ये ए समुच्चय, ये समुच्चय है, अब इसका उप समुच्चय क्या होगा? ये क्योंकि इसके एलिमेंट मिल रहे हैं ना, इसके अंदर इसके एलिमेंट मिल रहे हैं, तो कुछ पावर्स तो इसके पास में भी है। ये मान लीजिए सरपंच है गांव का, इस तरीके से समझ लीजिए, ये गांव का सरपंच है और ये गांव का उप सरपंच है, तो इसके पास में भी कुछ पावर होती हैं, और सरपंच के पास में तो मान लीजिए सारी पावर है और इसके पास में भी कुछ पावर्स हैं। ऐसे मान लीजिए इसका एक समुच्चय सी भी बन सकता है। सी क्या बन सकता है? जैसे मान लीजिए 4 5 बन गया, इसका डी भी बन सकता है, डी मान लीजिए, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। फाई को क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। हाँ, अब इसको कोष्टक के रूप में नहीं लिख सकते। अब इसका मतलब तो इसके अंदर कोष्टक में क्या लिखा जाएगा? एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो ये तो एलिमेंट बन गया। रिक्त समुच्चय को किससे लिखते हैं? ओनली फाई से। इतनी चीजें समझ में आई क्या? अब ए को कैसे लिखेंगे? बी सबसेट ऑफ ए, यानी बी किसका उपसमुच्चय है? ए का। ऐसे मान लीजिए सी सबसेट ऑफ ए, यानी सी भी किसका समुच्चय है? उपसमुच्चय है, ए का उपसमुच्चय है सी। ऐसे मान लीजिए डी भी किसका उपसमुच्चय है? ए का। तो इतनी बात क्लियर हुई क्या? हाँ, हो गई। एक इसके बाद में आपने एक नाम और सुना था, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म इंग्लिश में बोले तो ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब जोड़ा, पेयर का मतलब जोड़ा, ऑर्डर्ड पेयर। अब मान लीजिए ये कोई समुच्चय है ए, क्या है? कोई समुच्चय ए है, और ऐसे ही मान लीजिए कोई समुच्चय यहाँ पर है बी। अब इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें मान लीजिए 4 5 6 7 एलिमेंट आ गए। तो अपन क्रमित युग्म के रूप में समुच्चय में कैसे लिखेंगे इसको? समुच्चय में कैसे लिखेंगे? समुच्चय में लिखेंगे, एक एलिमेंट मान लीजिए इसका ले लिया और एक एलिमेंट इसका ले लिया, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 और 4। ऐसे ही इसका इससे रिलेशन मान लिया, इसका इससे है, इसका इससे और इसका इससे, तो समुच्चय में कैसे लिखेंगे इसको? 1 और 4, 2 5, ऐसे ही 3 6 और 4 7।
ये ऐसे मान लीजिए सीधा समझे तो x और y साथ में चल रहे हैं। जैसे ये कोई क्या है ग्राफ, अब इसमें ये x है और ये y है, तो यहाँ पर अपन मान लीजिए कोई पॉइंट P है, तो इसको कैसे लिखेंगे x और y से, तो x y क्या है इसके निर्देशांक है। तो इसी तरीके से x y दोनों साथ में चलेंगे, ये है क्रमित युग्म। अब देखो इससे आगे चले तो इससे आगे क्या बताया था मैंने, कार्तीय गुणन। क्या बताया था, कार्तीय गुणन। ये देखो आपका बेस बन रहा है, ये क्या बन रहा है, बेस। अब इससे आगे चलेंगे तो सीधा का सीधा टॉपिक आपके दिमाग में घुसता जाएगा, वापस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर यहाँ से अच्छे से समझोगे तो। और जो 11th से पढ़ कर आए हैं वो तो है ही, उनको तो सारा समझ में आएगा ही। तो देखिए क्या था, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोल दो या फॉर्म बोल दो, कार्टे फॉर्म, ठीक है। अब देखिए ये क्या क्या चीजें होती हैं। अभी कार्तीय गुणन या तो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, आपको बता दे तो जैसे ही आप बड़ी क्लास में समुच्चय भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, जैसे ही संबंध में फलन भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ऊपर जाओगे तो उनके ऊपर आपको थ्योरम्स मिलेंगे, उनको प्रूव करवाया जाएगा। जैसे मान लीजिए बीएससी लेवल में गए, एमएससी लेवल में गए, तो उनका पूरा का पूरा पेपर चलता है समुच्चय का। यहाँ तो एक चैप्टर है और वहाँ पर एक पूरी किताब चलेगी, तो यहाँ से अच्छे से समझोगे तभी वहाँ पर क्लियर होगा आपके। तो कार्तीय गुणन भी ऐसे ही है, ये फिजिक्स में भी चलता है, फिजिक्स में भी चलेगा। जब आप कॉलेज में जाओगे तो फिजिक्स में भी आएगा ये टॉपिक, जो फर्स्ट ईयर में भी होगा, सेकेंड ईयर में भी होगा, फाइनल में भी होगा। और ऐसे ही ये एमएससी में भी होगा, मान लीजिए किसी ने एमएससी किया तो देखो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। माना ये कोई सेट समुच्चय है ए, इसके प्रोडक्ट मान लिया 1 2 3, और एक समुच्चय है ये, इसके प्रोडक्ट मान लिया, यानी कि इसके एलिमेंट मान लिए ABC, 2 3 4 कुछ भी मान सकते हो, ABC मान लिया। तो देखो कार्टेशियन को A क्रॉस B से लिखते हैं, A क्रॉस B, यानी इस तरीके से इसको दर्शाएंगे। अब इसका मतलब क्या होगा, यानी अब इसका प्रत्येक अवयव इससे रिलेशन रखेगा और इसका प्रत्येक अवयव इससे रिलेशन रखेगा। तो मान लीजिए A का B इससे है, A का B से भी है, B का C से भी है। ऐसे ही मान लीजिए 2 का A से है, 2 का B से है, 2 का C से है। ऐसे 3 का A से है, 3 का B से है, और क्या लिख दिया, इसका नहीं लिखा ना, इसका, ऐसे सभी का है कहने का मतलब। तो मान लीजिए अब एक का किससे हो गया, एक का A से भी हो गया, ऐसे ही एक का B से भी हो गया, B से हुआ कि नहीं, ऐसे ही एक का C से हो गया, ऐसे ही आगे फिर 2 का A से हो गया, 2 का B से भी हो गया, 2 का C से भी हो गया। ऐसे ही 3 का होगा, 3 का A से हो गया, 3 का B से हो गया, 3 का C से हो गया। तो ये क्या है, इसका कार्तीय गुणन। क्या है, कार्तीय गुणन। समझ गए इतनी बात। अब देखो इससे आगे एक चीज और बता देता हूं मैं आपको यहीं पर। A क्रॉस A, अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रमित त्रिक। क्या बोलेंगे, क्रमित त्रिक। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये क्या था, A क्रॉस B, मान लीजिए इसको A दे दिया, क्या दे दिया, यहीं पर समझ लेते हैं, A दे दिया, और इसको भी क्या दे दिया, A दे दिया। अब A क्रॉस A तो ये हो गया, क्या हो गया, ये A क्रॉस A, यानी A क्रॉस A के एलिमेंट हो गए, ये A क्रॉस A के एलिमेंट ये हो गए, और इनमें A क्रॉस और करना है, A और करना है। तो अब इसका जो क्रॉस होगा वही क्या होगा, क्रमिक त्रिक। ये इतनी सी बात थी जो अपना बेसिक था। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे संबंध और फलन, वो
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं यहीं पर इसको रुकता हूँ, तब तक के लिए